प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस पॉलिटिकल साइंस के क्लास में स्वागत करता हूं। और यह है कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान की दूसरी कक्षा यानी कि पार्ट 2 अध्याय 1 का भाग 2 है ये, जिसमें आज हम जानेंगे अध्याय 1 यानी कि संविधान क्यों और कैसे। इसमें आज हम जानेंगे सरकार की शक्तियों पर क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपना क्लास, आज का ये अपना लेक्चर। देखिए क्या है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब अभी तक हमने ये पढ़ा था कि विशेष विधि से, मान लेते हैं हम कि विशेष विधि से आपने जो सरकार को चुना, सरकार यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुना। अब वो प्रतिनिधि क्या करती है, कानून बनाती है, और वो कानून अनुचित भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनुचित किन अर्थों में हो सकता है कि जैसे कि धर्म के पालन करने पर प्रतिबंध लगा दे, यानी कि किसी विशेष धर्म के पालन करने पर प्रतिबंध लगा दे कि आप इस धर्म को नहीं मान सकते, जबकि दूसरे धर्म वालों को इसी तरह का कोई प्रतिबंध न लगा हो। किसी खास रंग के कपड़े पर पाबंदी लगा दे कि आप जो है ना, जैसे कि नीले रंग का कपड़ा नहीं पहन सकते या लाल रंग के कपड़ा पहन के घूम नहीं सकते, आप किसी दफ्तर में नहीं जा सकते। अगर इस तरह के प्रतिबंध लगा दे तो वो क्या होगा, एक अनुचित ही कानून होगा। और मान लीजिए एक और ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो कि हद हो जाएगी बात, कि ये कहा जाए कि एक वर्ग यानी कि एक आदमी, किसी खास जाति का आदमी दूसरे जाति का जो कथित तौर पे ऊंची जाति है उसकी सेवा करेंगे और उसके लिए उन्हें मजबूर किया जाए तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि ज्यादती कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी कानून हो सकते हैं कि सरकार जब चाहे, जब सरकार के बात अगर कोई ना माने तो उसको जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है। और ये चीज़ जो है ना एक समय में राजनीति के स्तर पे ऐसा किया गया था, और ये की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी ने 1975 में। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में। तो सरकार किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, तो ये क्या होगा, अनुचित होगा। जबकि ये जो है ना कानून, ये वही सरकार बनाई है जिसको आपने चुना है या जिसको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा चुना गया है। तो इसीलिए संविधान का तीसरा काम ये हो जाता है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमा लगाए, यानी कि वो सरकार पर सीमा लगाए। सरकार पर सीमाएं कौन लगाएगा, तो संविधान। वो किस स्तर पर सीमा लगाएगा कि वे इस रूप में सीमा लगाए ताकि वो मौलिक हो, ऐसा मौलिक हो, मौलिक मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मौलिक हो कि सरकार उसका उल्लंघन ना कर सके। अब कैसे यह मौलिक बनाया जा सकता है, कैसे सरकार उसका उल्लंघन नहीं करेगा, तो मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करके। और हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में जब आप पढ़ेंगे अध्याय 2 में, तब आपको पता चलेगा कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है और मौलिक अधिकार के जानना कितना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि जब मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कैसे किया जा सकता है कि उसमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाए। जब आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, 6 में से छठा जो अधिकार मौलिक अधिकार है उसी में है अधिकार पृच्छा क्यों वारंटो, यानी कि आप पूछ सकते हो कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी पर रोक लगा के। और स्वतंत्रता है तो कितनी स्वतंत्रता है, किस चीज़ की स्वतंत्रता है, समानता है तो किस स्तर पे समानता है, और उन लोगों के लिए क्या जो कि अभी तक कई कारणों से पिछड़ गए थे तो उनको कैसे बराबर किया जाए। तो ये सारी बातों को स्पष्ट करके जो है ना वो सीमा लगा सकती है। साथ ही यह भी संविधान निश्चित करके सीमा लगा सकती है कि वो किन परिस्थितियों में
यानी किन ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा, ऐसी कौन से सर्कमस्टांसेज होंगे जिस पे कि सरकार क्या करेगी, उन अधिकारों को सीमित कर सकती है। जैसे कि महामारी एक्ट के तहत, महामारी अभी चल रहा है, महामारी पेंडेमिक जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, तो पेंडेमिक के तहत क्या किया गया है, अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी तालाबंदी कर दी गई है। तो ये जो है ना, इसका कारण दिया है, ये आपातकाल घोषित किया गया है। तो यानी कि ये हमारे संविधान में निश्चित है कि या तो कोई महामारी हो या फिर बाहरी आक्रमण हो इत्यादि में क्या होता है कि हम आप जो है ना इमरजेंसी जैसा कंडीशन बना सकते हैं, यानी कि हम जो है ना अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि बिना मास्क के आप नहीं घूम सकते। ये क्या हुआ कि आपके स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित किया गया। आप स्वतंत्र तो हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन बिना मास्क के कहीं नहीं जा सकते। और साथ में पहले जैसे कि दोस्तों के ग्रुप को लेके आप जाते थे, स्कूल जाते थे, दोस्त साथ में मौज मस्ती करते थे, तो वो चीज़ें बंद है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे इसमें समझते हैं। इसका अगला पॉइंट है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाओं की अगर बात करें तो आकांक्षाओं का मतलब होता है समाज की उम्मीदें क्या हैं, समाज की उम्मीदें क्या हैं और उसके लक्ष्य क्या हैं और वो कैसे पूरा हो, उसकी बातें अब की जानी चाहिए संविधान में, उसको हम समझते हैं। तो पुराने समय का जो संविधान था उसमें संविधान का काम दो प्रकार का संविधान का काम था। क्या कि शक्ति का वितरण करना, यानी शक्ति का बंटवारा करना, जैसे केंद्रीय स्तर की सरकार, फिर राज्य स्तर की सरकार या और अन्य सरकारों के स्तर पे शक्तियों का बंटवारा करना। और दूसरी क्या थी कि सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि सरकार के शक्तियों को लिमिटेड रखना। तो ये जो है ना दूसरा कार्य था, यानी कि पुराने समय के संविधान की। लेकिन 20वीं शताब्दी के अगर संविधान की अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के संविधान यानी कि 1901 के बाद के जो भी संविधान बनाए गए उनमें उनके काम में अंतर आ गया। अभी हमने क्या देखा यहाँ कि शक्ति का वितरण करना और सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि उस पर रोक लगाना, ये दो काम था। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद के संविधान में, यानी कि 20वीं शताब्दी यानी 1900 के बाद जो संविधान बना उसके काम क्या हो गए, तो सबसे पहला काम हो गया सक्षम ढांचा उपलब्ध कराना। यानी कि जब तक आपके लिए एक कोई अच्छा माहौल, एक सक्षम माहौल नहीं होगा, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपके पैर को बांध दिया जाए और आपको कहे कि भाई चलो दौड़ो, तो कैसे दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे, बिल्कुल ही नहीं दौड़ सकते, कोई भी नहीं दौड़ सकता, क्योंकि पैर बंधा हुआ है तो उसमें हम कैसे दौड़ेंगे? नहीं दौड़ सकते। तो यानी कि सरकार सबसे पहला काम क्या होगा कि सक्षम ढांचा उपलब्ध कराए। क्यों ये जरूरी है? ताकि सरकार सकारात्मक कार्य कर सके। सकारात्मक कार्य जैसे कि कोई योजना लागू करना हो, या फिर किसी योजना को लागू करने के लिए, किसी कानून को लागू करने के लिए अगर उसे कोई अलग रुख अख्तियार करना पड़े, कोई अलग रुख अपनाना पड़े, तो उसके लिए भी सरकार तैयार हो। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने ये देखा नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि CAA जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उस पे भी काफ़ी सारे आंदोलन हुए, विद्रोह हुए। अभी हाल फिलहाल में अभी भी जारी है किसान आंदोलन, यानी किसान कानून के ऊपर आंदोलन हो रहे हैं। तो अभी भी क्या है, सरकार के पास ऐसे जो है ना अधिकार है, उनको इतनी शक्ति दी गई है कि वो जो है ना ऐसे कार्य कर सके। अब दूसरा काम क्या है कि संविधान का दूसरा काम है कि समाज की आकांक्षा यानी कि उम्मीदों और लक्ष्य को वो अभिव्यक्ति दे, यानी कि वो लोग जो है ना उम्मीद कर सके, सरकार से उम्मीद कर सके। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को समर्थ बनाना पड़ेगा। हालांकि सरकार को समर्थ बनाया गया, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय समाज की उम्मीदें क्या क्या हैं कि नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो,
यानी कि ये ना कहा जाए चल काले हो, चल उड़, तुम नहीं यहाँ बैठोगे, चलो 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 चलो, अरे ये कौन आ गया, मतलब ये मुस्लिम को हम अपने साथ नहीं बिठाते, ऐसा ना हो। नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और समान अवसर सबको मिले, शिक्षा के लिए अच्छा मौका हो, आवास इत्यादि जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो हो, रोजगार उपलब्ध कराए। तो ये समाज की उम्मीदें हैं, यानी कि भारतीय समाज की उम्मीदें हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है, समाज की उम्मीदों का पिटारा है, यानी कि बक्सा है, एक तरीके से कह सकते हो खजाना है, जिसमें जिससे समाज के बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अब नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। अब अगर भारत की बात करें तो भारतीय संविधान क्या करता है, सरकार को सक्षम बनाता है, क्षमता प्रदान करता है। किस लिए क्षमता प्रदान करता है, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए, यानी कि जिससे अधिकतर जनताओं का लाभ हो, अधिकतर जनता लाभान्वित हो, ऐसा इसके लिए सक्षम बनाता है। कौन बनाता है, तो भारतीय संविधान। जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुसार ही कई सारी ऐसी बातें थी जो कि भारत में नहीं होनी चाहिए थे, उसको ख़त्म किया गया। अब जैसे कि उदाहरण के लिए आप कह सकते हो किसान आंदोलन, किसान कानून जो है, किसान कानून में क्या हो रहा था अभी तक कि किसान की आमदनी का लाभ उसको नहीं मिल रहा था, यानी किसान को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल रहा था, वो बिचौलिए बीच में खा रहे थे। उसके लिए सरकार एक कानून लाई है और उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं और उस त्रुटियों को लेके कुछ ही लोग, यानी कि लगभग 2 से 10% के आसपास किसान जो नेता टाइप के हैं वो आज आंदोलन करने में लगे हुए हैं। हालांकि मेरा जो है ना किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इस लोक कल्याणकारी की बात कहाँ की गई है, प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब यहाँ पे समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान सरकार को क्षमता प्रदान करती है। यानी कि संविधान का चौथा काम क्या है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की उम्मीदों को पूरा कर सके। ध्यान से समझिए कि सरकार को जब तक, देखिए आपको जब तक क्षमता नहीं दी जाएगी, जैसे कि उदाहरण के लिए आपके गार्जियन, आप यदि ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ने आओ तो आपके गार्जियन जब तक मुझे अलाउ नहीं करेंगे, जब तक ये क्षमता नहीं देंगे कि आप हमारे बच्चे को किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हो, तो मैं आपको डांट भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना वो क्षमता है ही नहीं। तो वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की उम्मीदों को पूरा कर सके, तथा एक न्यायपूर्ण समाज का मतलब क्या कि एक न्याय हो, यानी कि सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है वो सबके लिए हो। सामाजिक न्याय का मतलब ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाए, संविधान के नज़र में यानी कानून के नज़र में सभी समान हो। सामाजिक आर्थिक की बात अगर करें तो सबके लिए रोजगार हो, रोजगार उपलब्ध हो, रोजगार के अवसर हो, काम करने का माहौल बेहतर हो, तो उसको कहते हैं हम आर्थिक न्याय देना। और राजनीतिक न्याय की बात अगर करें तो हमें जो है ना हर जगह से इलेक्शन यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार हो और वोट देने का अधिकार हो, और भी तमाम तरह की बातें हैं जो कि राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आ जाती है। तो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करें, यानी कि वह ऐसा निर्माण, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कुछ दबंगई टाइप के लोग हो जाए तो वो जो है ना आपको आगे बढ़ने से रोके, तो क्या होगा कि वहाँ पे आप उचित कदम नहीं उठा पाओगे।
अब अगर बात करें संविधान के संविधान जो है ना कि ये जो है ना क्षमता प्रदान करने वाले यानी समर्थ बनाने वाले कुछ प्रावधानों के अगर उदाहरण की बात करो तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। वहाँ के गरीबों की सहायता के लिए कोई भी योजना लागू कर सकती है और नस्ल भेद को अगर कोई करता हुआ पाया गया तो उसे कठोर दंड देने का सरकार को अधिकार वहाँ का संविधान देता है। इंडोनेशिया में ये कहा गया है कि सरकार को इंडोनेशिया के संविधान में सरकार को जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी दी गई है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुसार सरकार अपने अनुसार अच्छे से अच्छे स्तर पर जब चाहे तब परिवर्तित कर सकती है, यानी कि अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए, और साथ ही गरीब और अनाथ को सरकार गोद लेगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, ताकि लाइक करने से होता क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंडेशन जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्लेलिस्ट में नीचे आती है, सर्च करने के बाद वीडियो आता है और उसका भी किसी ऐसे बच्चे का भला हो पाए जो कि फीस देने में असमर्थ हैं। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।